देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको बताएंगे लेबनान में हुए एटम बम जैसे धमाके पर क्या है वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। दावे अलग अलग हैं, हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 तस्वीरों में देखिए एक धमाके ने कैसे लेबनान को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें लगातार आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, लेकिन जो 25 तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप महाधमाके की देख रहे हैं, वो ये साबित करती हैं कि ये धमाका कितना जबरदस्त था और इसने एटम बम धमाके की याद दिला दी है। निश्चित तौर पर हिरोशिमा नागासाकी की याद दिला दी है इन तस्वीरों ने, क्योंकि जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दहल गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो धमाका हुआ है उसने इस खूबसूरत शहर को कैसे तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब अनाज का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पोर्ट पर बहुत सारा हजारों टन अनाज इकट्ठा करके रखा गया था, लेकिन धमाके में हजारों टन अनाज भी बर्बाद हो गया है और अब लेबनान के पास सिर्फ 1 महीने का अनाज बचा रह गया है। और लेबनान धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल यह है कि यह धमाका हुआ कैसे। इस महाविस्फोट को लेकर तुर्की की न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक इस धमाके के पीछे इजराइल का हाथ है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये एक नई जानकारी सामने आ रही है बेरूत में जो जबरदस्त धमाका हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा था बार बार कि यहां पर भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया था और यह धमाका वहीं पर हुआ है, उसी वेयर हाउस में हुआ है। लेकिन अब लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, यह दावा कर रही है तुर्की की न्यूज एजेंसी। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई दी थी। और अब इस धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है तुर्की की न्यूज एजेंसी के हवाले से। और महाविस्फोट को लेकर एक और बड़ा खुलासा। यह खुलासा कौन कर रहा है? फॉक्स न्यूज। फॉक्स न्यूज की माने तो इस महाधमाके के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। तो ये नई जानकारियां बेरूत धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। टर्की की न्यूज एजेंसी ये दावा कर रही है कि इजराइल का हाथ है इस धमाके के पीछे। फॉक्स न्यूज ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह का हाथ हो सकता है इन धमाकों के पीछे। असलियत क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तारुफ करा दें आपसे उनका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा एम्बेसडर अनिल हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल आजाद साहब हमारे साथ बीजिंग से इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हरिंदर मिश्रा हमारे साथ इजराइल से मौजूद हैं, इस वक्त जेरूसलम से मौजूद हैं, PTI के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इसके अलावा फकर यूसुफ जई साहब हमारे साथ कराची से लाइव हैं पाकिस्तान से। मनीष झा भी हमारे संवाददाता इस वक्त नजर आ रहे हैं। हरिंदर मिश्रा जी, लेकिन पहला सवाल आपसे, अब ये जो नई नई थ्योरी सामने आ रही है, फॉक्स न्यूज का खुलासा और टर्की की एक न्यूज एजेंसी है उसका खुलासा, हिजबुल्लाह का नाम सामने आना, लगता क्या है सर आपको? देखिए, सबसे पहले तो लेबनान की सरकार कई अधिकारियों ने इसको खारिज कर दिया, इस दावे को। उन्होंने कहा है कि इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने खुल करके कहा है कि इसकी बिल्कुल कहा है कि इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांस और इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी दोनों ने कल राष्ट्रसंघ से बातचीत की है। दोनों ने राष्ट्रसंघ के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि इजराइल जो है वो लेबनान की मदद करना चाहेगा। ये काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि जब भी इस तरह के दावे होते हैं तो इजराइल आमतौर पर या तो चुप्पी साध लेता है या इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि वी नाइदर कन्फर्म नॉट डिनाई। ये एक जो है इजराइल की पॉलिसी सी रही है जब भी इस तरह के कोई दावे होते हैं। इस बार खुल करके इजराइल ने इनकार किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय पहले कुछ जो हमले हुए, इजराइल की भी जो ये पॉलिसी है इसमें थोड़ी सी तब्दीली नजर आई है, क्योंकि कुछ हमलों की जिम्मेदारी इजराइल ने खुलकर भी ली है और कहा है कि उसके पीछे ईरान जो है, ईरान के जो यहाँ पर ईरान
की जो नहीं, साख हरिंदर बढ़ी है। मिश्रा जी, ऐसे में देखिए सवाल ये है, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फिर आखिर क्या वजह नजर आ रही है, धमाका हुआ कैसे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पर बहुत ही असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था और इस बात पर लेबनान के प्रेसिडेंट भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। फिर यह धमाका हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिर वापस ले जाऊंगा इजराइल वाली बात पर। ऐसा कोई औचित्य नहीं दिखता कि इजराइल इस तरह का कोई हमला करे। अगर आप लेबनान की आबादी पर नजर डालें तो लेबनान की आबादी जो है वो काफ़ी बटी हुई है। वहाँ पर 15 साल तक सिविल वॉर चला और उस जो अंदरूनी लड़ाई के दौरान ऐसे भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं उस आबादी में जो कि इसराइल के साथ ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं और वो हिजबुल्लाह से ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं। तो ऐसे में कोई औचित्य नहीं दिखता कि इसराइल जबकि खाड़ी के देशों के साथ और अरब दुनिया के कई देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे में इस तरह का कोई हमला इजराइल ऐसा करेगा ये आपको नहीं लगता? आपने अहम बात कही। हमारे साथ अश्विनी सिवाज साहब मौजूद हैं। सिवाज साहब, फॉक्स न्यूज का ये जो दावा है इसमें आप कितना दम देख रहे हैं? वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह का हाथ हो सकता है इस धमाके के पीछे। और पहला सवाल तो ये कि ये एक हादसा माना जाए, अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रखा गया था सुरक्षित तरीके से, उसमें धमाका हो गया, या फिर साजिशन ये धमाका कराया गया है? क्या लगता है आपको? देखो समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटल है। 2700 टन 6 से 7 साल तक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। आपको पता है ये फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूं तो ये अमोनियम नाइट्रेट खुद नहीं जलता क्योंकि ये ना आग पकड़ता है, मगर अगर इसके साथ फ्यूल ऑयल मिल जाए या कोई सिंपैथेटिक डेटोनेशन हो तो ये एक्सप्लोसिव का काम करता है। पुलवामा के अंदर जो आपको ये हादसा हुआ था जहां पर हमारे 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, वहां भी अमोनियम नाइट्रेट क्यों आता है, मालदोव में भी। तो ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल केस हो। और अगर आप लेबनान को देखें तो कई बार उन्होंने ये बात उठाई थी कि ये 2700 टन का जो पोर्ट के अंदर आपने अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, ये एक प्रकार से एक्सप्लोसिव बम है, इसको हटाया जाना चाहिए। मगर कई अंदरूनी प्रॉब्लम के कारण इसको नहीं हटाएगा। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से वेयर हाउस से आग लगी और जो वो धीरे धीरे आगी, वो क्या होता है, फ्यूल में आग लगने से इसके ऊपर बम धमाका हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है भारत के अंदर भी अभी एक पॉलिसी है 2012 की, इसको किस तरीके से कैरी किया जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि चाहे वो फॉक्स न्यूज की हो कि वो हिजबुल्लाह ने कराया या आपकी टर्की जो कह रही है इजराइल का हाथ है, मुझे ज्यादा लगता है कि एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि एक्सप्लोसिव को रखना एक खतरे से खाली नहीं है। और ये बार बार बताया गया था अमोनियम नाइट्रेट एक एटम बम है, इसको निकाला जाए, खुद तो ये नहीं होगा। अगर इसको कोई TNT, ID या कोई आप सिंपैथिक डेटोनेशन या फ्यूल ऑयल से उसको इग्नाइट कर दें तो वो एक प्रकार से एटम बम का ठीक है। बिल्कुल अश्विनी सिवाज साहब, आपने बहुत अहम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को और आपको ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर लापरवाही का अंजाम है ये, क्योंकि असुरक्षित तरीके से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रखा गया था। अभी तक तो यही जानकारी सामने आई है। हालांकि लेबनान की सरकार भी इस पर आश्चर्यचकित नजर आ रही है कि ऐसा हो क्या, कैसे गया, इतनी लापरवाही हुई कैसे। बहरहाल इस महाधमाके ने लेबनान को खंडहर में तब्दील कर दिया है। करीब 10 किलोमीटर तक का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है, हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। 3 लाख लोग शहर में बेघर हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या कयामत इस वक्त बर्पा हुई है लेबनान के शहर बैरूत में, और 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है लेबनान को। इस धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 120 से पार चला गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह अंदाजा हो रहा है कि इस धमाके ने बैरूत का क्या हाल कर दिया है, लेबनान की कैसे कमर तोड़ कर रख दी है। 5000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 150 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और घायलों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। धमाके से पहले लेबनान की राजधानी बैरूत, क्या खूबसूरत शहर नजर आ रहा था, और धमाके के बाद आप देखिए यह शहर पूरी तरह से उजड़ चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत साहब भी मौजूद हैं। अनिल जी, इस वक्त लेबनान के सामने बड़ी समस्या तो यह है कि कैसे
क्योंकि एक तरह से इकोनॉमी पर भी जबरदस्त चोट हुई है और पोर्ट के पास जो हजारों टन अनाज इकट्ठा करके रखा गया था वो भी बर्बाद हो गया है। लेबनान की सरकार खुद ये मान रही है कि भाई 1 महीने तक का ही अब अनाज बचा है हमारे पास। तो कितना बड़ा संकट इस वक्त लेबनान के सामने सर? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो हमारी सिंपैथीज और कॉन्डोलेंसेज हमारे लेबनीज ब्रदर सिस्टर्स के साथ हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है और मैं समझता हूं कि नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में शायद ये सबसे बड़ा धमाका अब तक का हुआ जिसने इतनी ज्यादा सबको चोट पहुंचाई है वहाँ। और जहां तक आप कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी का सवाल है, मैं समझता हूँ इकोनॉमी की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है। सही बात है। वहां पर 17% एम्प्लॉयमेंट है। आप जान रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगभग वहां पर गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं रह पाई है। और दूसरी चीज ये है कि डेट इतना बढ़ गया है उनका, और जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक हालात ऑलरेडी -12-13% नीचे जाने के हालात हैं। ऐसे में जो ये इनका धमाका हुआ है इसमें काफी ऑफ कोर्स कंस्पिरेसी थियरीज हैं, और ये कि अनाज भी खत्म हो गया है, लेकिन ये कि इजराइल का हाथ, आपने पहले बात करी, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट क्या बोल रही है। उन्होंने ये पहला सवाल ये किया कि ये हाईली एक्सप्लोसिव है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो 2013 से जब पकड़ा गया ये, उसके बाद से 16, 17, 18 तक हमेशा से कस्टम्स अथॉरिटीज इस बात को कहती रही। लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल भी है उस एरिया में, वहां पे उनके आर्म्स डिपोज भी हैं और काफी चीजें, जो ऑयल है, जो सब रखते हैं उससे इतना बड़ा। अगर आप जाएं वहां बेरूत में तो आप देखेंगे कि ये पोर्ट ही उनका सबसे बड़ा वो है। तो उसकी वजह से जो ये हुआ है, और इजराइल का हाथ एक स्टैंडर्ड सी बात है, हर समय होता है। इजराइल को नेचुरली खुशी होगी इस बात से कि कम से कम ये सोडियम नाइट्रेट खत्म हो गया है वहां से, यू नो, दैट इज समथिंग बिकॉज इट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट इजराइल। दूसरा ये, कुछ दिनों पहले आप देखें अगर ईरान में या उससे पहले इराक में, तो इतने मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स, डजन्स ऑफ मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए हैं, और उसके बारे में ये नहीं पता है किसने किया अचानक, और ये सब स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर ही हुए हैं। उसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, अगर आप उस तरह से देखें तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो आपके सामने आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को ताकीद दी थी कि वो फायर के साथ ना प्ले करे, और शिबा फार्म्स के ऊपर अभी फायरिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह आना चाहता है। तो हिजबुल्लाह जो ईरान की एक बड़ी प्रॉक्सी है और सबसे कंट्रोल करती है लेबनान को, वो इस वक्त सीरिया के लिए, इराक के लिए और ईरान के सपोर्ट में एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो इसलिए इजराइल का उसमें इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है कि किस तरह उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करे। ठीक है, अनिल जी बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, एक जल्दी से हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए कि इस वक्त लेबनान से क्या जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज की थ्योरीज जो हैं वो दी जा रही हैं, जिसके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया। लेबनान आधिकारिक तौर पर मान क्या रहा है इस धमाके के बाद? जी हाँ समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हम लोगों के लिए स्वयं एक निजी मसला जैसा था, क्योंकि हमारी एक साथी पत्रकार आंचल वोरा भी इसमें घायल हो गई थी, और कुछ घंटे पहले इंडिया के जो एम्बेसडर है वहां पर सुजैल खान साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात की और अब वो बहुत ठीक हैं। आपने जो कहा कि लेबनान आखिर कह क्या रहा है, अच्छी बात यही है जो बात हरेंद्र जी भी कह रहे थे कि पहली बार लेबनान और इजराइल इसी बहाने आपस में बातचीत कर रहे हैं, और लेबनान की सरकार कम से कम अभी इजराइल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है। अब वहां धमाका क्यों हुआ ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जैसा हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह भी रहे हैं कि स्वाभाविक सुई हर कोई इस समय इजराइल पे करना चाहता है। जबकि आप पिछले कुछ समय से देखें तो इजराइल जिस तरीके से खाड़ी के तमाम देशों के साथ अपने संबंध को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, मुझे लगता है कि इजराइल इस समय नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर ही इस तरह का कोई भी आरोप लगे, और खासकर के इतना मैसिव लेवल का जब एक एक्सप्लोजन होता है तो इजराइल एक कंट्री के तौर पर कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम सबको इंतजार करना होगा, और ज्यादा उम्मीद मुझे यही लगती है कि आखिरकार हो सकता है कि ये आपको एक इंटरनल फाइट का ही नतीजा निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, मनीष बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुलेआम मान लिया है कि पूरी दुनिया भारत के साथ है। दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी मुल्क भारत के खिलाफ नहीं बोल सकता। 5 अगस्त वो तारीख तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। यानी बीते कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुजफ्फराबाद में थे और वहां की असेंबली को एड्रेस कर रहे थे। इमरान ने कश्मीरियों के सामने माना कि दुनिया मानती है कि भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है।
इमरान ने कहा, माहौल ऐसा है कि भारत आज की तारीख में जो करेगा दुनिया खामोश रहेगी। उसको पता था कि दुनिया के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.25 अरब लोग हैं हिंदुस्तान में। दुनिया चाहेगी इस बड़ी मार्केट में हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छा रखे, और वो ठीक समझ रहा था। दूसरे को दुनिया चुप करके बैठी रहेगी। और दूसरी चीज़ कि इसको जो मगरब है वो इसको इस्तेमाल करना चाहती है चाइना के ख़िलाफ़ एक काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो चाइना से खौफज़दा हैं, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो उनका ये सोच थी कि क्योंकि इसकी ज़रूरत है मगरब को चाइना के ख़िलाफ़, तो दुनिया चुप करके बैठी रहेगी। उसको पता था कि तो देखिए, इमरान खान को भी अंदाजा हो गया है हिंदुस्तान की ताकत का। अंदाजा तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब खुलकर मानने भी लगे हैं इमरान खान, और ये बयान साफ यही जाहिर कर रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कराची से लाइव जुड़ रहे हैं, फ़खर यूसुफजई साहब। फ़खर साहब, अब जब पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि हिंदुस्तान दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया है कि बाकी मुल्क जो हैं वो भी हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे, चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है हिंदुस्तान, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से हिमाकतें अभी भी जारी हैं सरहद पर, तो पाकिस्तान को खुद ये बात कब समझ में आएगी? थैंक यू वेरी मच समीर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले आप जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं इमरान खान का, आपने अभी दिखाया भी इसको। जी। वो जो बात कर रहे हो मेरे ख्याल आपने सुन ली, और आपको मेरे ख्याल एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, एज एंकर, आपको उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बात की कि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं आपके शो में काफी दफा कह चुका हूं कि बहुत बड़ी मार्केट सर, क्यों ना किया जाए इंटरप्रेट, क्यों ना किया जाए फ़खर यूसुफजई साहब? हमारा तो काम ही है स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना और उसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने रखना। नहीं, आप अपने अल्फाज उसके साथ जब मिलाएंगे तो चीज गलत हो जाती है। दिस इज अगेंस्ट द जर्नलिज्म का जो रूल होता है वो नहीं है। मतलब मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं इमरान खान के तकरीबन 99% में उनसे डिसएग्री करता हूं, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता उनकी स्टेटमेंट्स को या इस तरह की कोई बात को। लेकिन जो उन्होंने कल वाली बात की है वो 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने की थी, जब आपने स्पेशल स्टेटस हटाया कश्मीर से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, और वहां पे उसको अपना एक हिस्सा बना दिया जो इंटरनेशनली चाइना ने भी उसके ऊपर बात की, टर्की ने भी उसके ऊपर बात की कि भाई आप इसको नहीं कर सकते अपनी मर्जी के साथ, क्योंकि आपका। फ़खर यूसुफजई साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्टिक हैं, जर्नलिस्टिक अप्रोच आपकी क्या कहती है ये बताइए। अब आज जो पाकिस्तान मान रहा है हिंदुस्तान की ताकत को, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 370 हटाया गया, पाकिस्तान के सीने पर नश्तर की तरह चुभा जब आर्टिकल 370 हटाया गया, क्योंकि उसके बहाने पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो गया, और पूरी दुनिया ने उस वक्त भी हिंदुस्तान का साथ दिया। यही सारी बातें जो हैं वो इमरान के जहन में, तभी तो वो ये बोल रहे हैं। नहीं, 370 आपने हटा दिया ना। आपने कहा था कि कश्मीरी बड़े खुश हैं इससे, बिल्कुल खुश है। महीने तक आपने उनके ऊपर एक से कहते नहीं पूरा ब्लैकआउट किया आपने कश्मीर को। कहां गई वो खुशी? कल कहां गई वो खुशी जब 5 अगस्त को 1 साल पूरा? अरे आप इक्का दुक्का लोगों की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के इशारे पर बोलते रहते हैं। अलगाववाद की आग जो बुझ चुकी है उसको सुलगाने का काम करते रहते हैं। वो उन इक्का दुक्का लोगों के फेसबुक स्टेटस पर बहस थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पर। वहां पे बन गया समीर, वो बात करें जो वहां पे एक्चुअल हो रही है। आप बिल्कुल आप अपने मुल्क की बात करें, एज ए नेशनलिस्ट बात करें, बिल्कुल करें। मैं इसको बिल्कुल वो नहीं करूंगा। आप क्योंकि हिंदुस्तान के हैं, आपने हिंदुस्तान की बात करनी है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में, बिल्कुल हमें हिंदुस्तान की बात करनी है और हमें सच की बात करनी है, हमें हक की बात करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ में और मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी कि आप ऐसे मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं जो ना सच की बात करता, ना जो हक की बात करता। मैं सिर्फ मेरा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि डिफेंड टू द ह्यूमैनिटी, नॉट द स्टेट पॉलिसी और इस तरह की चीजें। मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा। मेरे स्टेट के अंदर कोई इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं और मैंने उसको भुगता है उस चीज को, लेकिन मैं फिर भी आवाज उठाता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे। और पाकिस्तान अपने जहां पे मैं जर्नलिज्म करता हूं इस्लामाबाद के अंदर बैठ के, मैं वहां पे भी उठाता हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यार मोदी जी नाराज हो जाएंगे, अमित शाह साहब नाराज हो जाएंगे, इमरान खान साहब नाराज हो जाएंगे और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब नाराज हो जाएंगे या जनरल बाजवा साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, आपको इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की तरह बात कीजिए। इसकी फिक्र तो इमरान खान करेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी नाराज हो गए, अमित शाह नाराज हो गए तो उनके मुल्क का हश्र क्या होगा।
अश्विनी सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब देखिए, कुल मिलाकर बात तो यही खल रही है ना कि आर्टिकल 370 की बरसी मनाई जाती है और उस एनिवर्सरी पर हम देखते क्या है, अनंतनाग, साउथ कश्मीर का अनंतनाग जो कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है, वहां के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है। ये सारी तस्वीरें ही तो नश्तर की तरह चुभ रही हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल समीर, आपने बहुत ठीक बोला। आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट करने के बाद जो खुद पीस और ट्रैंक्विलिटी आई है जम्मू कश्मीर में, वो काबिले तारीफ है। आपको पता है वायलेंस लेवल रिड्यूस हो गया है और ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था साउथ कश्मीर में, वो भी किसी हद तक खत्म होने वाला है। और ये जो हुर्रियत वाले जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके पत्थर फकाते थे और NIA ने इनको चोक कर दिया है, और ग्राउंड वर्कर काम करना बंद कर गए, तो एक प्रकार शांति का माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो गई है। तो ओवरऑल ये जो है जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। लास्ट एक साल वायलेंस कम है, टेररिस्ट को मार दिया गया है, सारे HM लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो टॉप लीडर थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। और अब जो अभी कश्मीर है एक प्रकार से आपकी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंप्रूव हो गई है, लोग बहुत खुश हैं। लोग आके ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में जो पहले वादे किए गए थे पंचायत लेवल में और आपके लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं दोनों उसके अंदर और ब्लॉक लेवल में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। तो आज रोड बन रही है, आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट काम करने लगे हैं, आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। बिल्कुल, अनिल आजाद साहब हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। अनिल आजाद साहब हमारे साथ बीजिंग से मौजूद है। अनिल आजाद साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। ये जो रुख नजर आया इमरान खान का, जिस तरह से स्पीच में वो दुनिया भर में हिंदुस्तान का आज की तारीख में जो दबदबा है उसको मानते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या कहता है? चलिए, अनिल आजाद हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया। उस बीच एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई है। दुनिया के तमाम मुल्कों में जश्न मना, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। इमरान के मंत्री शेख राशिद ने तो यहां तक कह दिया कि भारत अब रामनगर हो गया है, अब हिंदू मुल्क हो गया है। इमरान के मंत्री ने कहा कि मोदी जब 30 साल पहले अयोध्या आए थे तो उन्होंने तभी राम मंदिर बनवाने की तैयारी कर ली थी। देखिए कैसे कलेजे पर सांप लौट रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, भूमि पूजन हो गया है कल, और उसको लेकर शेख राशिद बयान दे रहे हैं। राम मंदिर पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान के मंत्री। अयोध्या में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने का फैसला किया, और ये मोदी सरकार ने 30 साल पहले जब अयोध्या आया तो ये बात कही, और 30 साल से इन बुतों की तैयारी थी और इस बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का सिलसिला जारी था। और ये काम हिंदुस्तान के हर सियासतदान ने, बाबरी मस्जिद पर हिंदू सियासतदान ने सियासत की, लेकिन आज हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया, और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी वो दम तोड़ गया है। देखिए, भारत अब रामनगर हो गया है, ये कह रहे हैं शेख राशिद। कल जिस तरह से भूमि पूजन हुआ अयोध्या में और पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाया, उससे बड़ी खलिश नजर आ रही है पाकिस्तान में। एक और अहम खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी है। इमरान खान की सरकार में वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर जुल्म का सिलसिला जारी है। सिंध में बड़े पैमाने पर नौकरी के लिए हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया है। दिन में एक कार्यक्रम में करीब 100 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। पाकिस्तान में तेजी से घट रही है हिंदुओं की आबादी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह से धर्मांतरण का सिलसिला अभी भी पाकिस्तान में जारी है। और वहां पर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है यानी जो वहां के हिंदू हैं, किस तरह से उनका मजहब बदलाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं इस खबर के जरिए। हमारे साथ फखर यूसुफजई साहब मौजूद हैं। फखर यूसुफजई साहब, पहला सवाल तो ये कि यहां पर राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि पर अयोध्या में, तो पाकिस्तान को क्यों खलिश हो रही है? पाकिस्तान में क्यों मातम पसरा हुआ है? मतलब क्या है इसका? समीर, एक्सट्रीमिज्म
पाकिस्तान को और कोई मसला नहीं है। मुझे भी राम मंदिर, आप एक राम मंदिर नहीं, आप 2000 बनाए, 2 लाख बनाए, 2 करोड़ बनाए, आपका अपना मुल्क है। मेरे मुल्क में भी इस तरह की एक्सट्रीमिज्म ने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया इस तरीके से कि यार अगर कहीं पे हिंदू माइनॉरिटी का हक है कहीं मंदिर बनाने का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का हक है चर्च बनाने का, तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार उस मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई, ये नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल, कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में भी नहीं करना चाहिए। ये बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद नहीं, शायद लाखों मसाजिद होंगी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के हर मुल्क में मस्जिदें होती हैं। मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाना थी कि वी आर इन द पावर। ये चीज आपकी सोसाइटी को तबाह कर। फखर यूसुफजई साहब, फिर मैं आपसे यही कहूंगा, आप गलत समझ रहे हैं ना, दो मामलों को मिक्स कर रहे हैं आप, दो मामलों को मिक्स कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्ट माना है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, वो मामला अभी चल रहा है, उसका फैसला जो है उसका इंतजार है हर किसी को। लेकिन ये जो जन्मभूमि का मसला था, ये जमीन का मसला था और ये देश की सारी अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर अमल किया गया है, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। बिल्कुल समीर, इस आपके सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के ऊपर भी बहुत सारे फैसले दिए, उसके ऊपर आपकी हुकूमत ने क्यों अमल नहीं किया? आप लोग सिर्फ उसके ऊपर अमल करते हैं जहां से मतलब यू कैन सप्रेस द माइनॉरिटीज इन योर कंट्री। ये ड्रामा चल रहा होता है, यही आप कर रहे हैं और सिर्फ और नहीं, ये गलतफहमी तो पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जाती है। आप उसी प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आज अगर यहां पर जो होता है वो कानून के मुताबिक होता है, और आपके मंत्री शेख राशिद जो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुल्क बन गया, ये सेकुलर मुल्क नहीं रहा, पूरी तरह से इत्तेफाक रखिए, प्रोपेगेंडा जारी रखिए, लेकिन इत्तेफाक रखिए कि ये सेकुलर मुल्क था, है और रहेगा। देखें, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप बेशक बात करने से आप एक दफा नहीं 1000 दफा आप ये कहें कि सेकुलर मुल्क के गांधी जी के हिंदुस्तान को मोदी जी साहब जो है वो दफन कर चुके हैं, और यकीन मैं करता हूं जितना अरसा उनकी हुकूमत रहेगी हिंदुस्तान के ऊपर, वो मजीद उनकी जितनी भी बाकियात है वो सबको दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे, मलियामेट करेंगे। वो बेशक बाबरी मस्जिद हो, वो बेशक कोई और स्टेटस। चलिए ठीक है फखर यूसुफजई साहब, हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी, अब पाकिस्तान ये जो साबित करने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति आपको एक तरफ से चीन के साथ रहने या फिर भारत का विरोध करने को लेकर है। पाकिस्तान में जहां आप बात कर रहे थे हिंदुओं की वो स्थिति है और धर्मांतरण वहां पर किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर किस तरह से पूरा कट्टरता का माहौल है पाकिस्तान के अधिकतर शहरों में, लेकिन भारत को उसके लिहाज से, अगर भारत से तो हम पाकिस्तान की तुलना नहीं कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत की ताकत को दुनिया समझती है, चीन समझता है। चीन भारत के बाजार को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। भले ही चीन पाकिस्तान का दोस्त जरूर हो, लेकिन भारत के महत्व को आप पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर कोई देश मानता है। इस बात को हमारी, चाहे आईटी की बात हो, चाहे फिर हमारी दूसरे क्षेत्रों में भारत की बात हो, हमारा आयुर्वेद हो, भारत की जो तकनीक है, भारत की जो क्षमता है, उसको पूरी दुनिया समझती और जानती है। पाकिस्तान को भी इसे मानना होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, तो संबंधों को बेहतर तरीके से सुलझाना ही बेहतर होगा। और भारत में जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन किया है, तो बहुत बड़े गर्व की बात है। हर कोई भारतीय उस पर खुशी जता रहा है। बिल्कुल। और अनिल त्रिगुनायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जिस तरह से पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, उसका कुछ असर होगा, कुछ फायदा होगा पाकिस्तान को क्या? देखिए, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं जहां तक, आपने पहले इमरान खान साहब का स्पीच को आपने सुनाया जी, वो क्लियरली वो इस बात को एडमिट करते हैं कि जो उनके अब तक के खास दोस्त हैं, जो उनको सपोर्ट करते थे, अब वो सारे लोग असलियत पहचान गए हैं। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो पाकिस्तान हमेशा छुपाता आया है वो है उनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल। और उसमें वो दुनिया का एक हेवन ऑफ टेररिज्म हो गया है। तो उस बात को तो कुछ करते नहीं है वो लोग, और उसकी वजह से ही उनकी जो प्रॉब्लम आज आ रही है और हमेशा से आती रही, अलग थलग पड़ गया है। जहां तक रही बात इस्लाम के बारे में, उन्होंने ये मंदिर मस्जिद की बात करी, तो जो वहाँ पाकिस्तान के आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं जी, उन्होंने ये बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए कि भाई उइगुर्स के साथ में चीन में क्या हो रहा है। कोई पाकिस्तान ने एक शब्द बोला? हाँ। जो हाजिया सोफिया जो मॉस्को पहले जो चर्च था, उसको बढ़ा करके अभी लास्ट मंथ, अभी थोड़े दिन पहले ही टर्की में किया, क्योंकि वो उनके बड़े पक्के दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल।
ऐसे ही अगर आप गल्फ कंट्रीज में, इधर उधर अरब कंट्रीज में जाएं तो वहां पे एक मॉस्क को उठा के दूसरी जगह उसके मॉस्क बनाते थे कहीं और पे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में तो कम से कम एक लीगल प्रोसेस हुई है और उसके चलते ये बना है। तो अगर ये इस तरह की बात, और आप दूसरी चीज ये देख लें कि जो यूएन में कितनी बार अभी पाकिस्तान ने अभी भी थोड़े दिन पहले कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं एडमिट हुआ है। तो हर फ्रंट पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपना एक मुंह छुपाना पड़ रहा है। उनके बस की नहीं, उनके समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो कुछ नहीं आता है तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान को आप ब्लेम करना शुरू कर दें। हाँ। तो अपने आप को बनाइए तो इस तरह का, सही बात, दुनिया आपकी तरफ आए। सही बात है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, ये बात आपको हैरान करती है कि चीन के उइगर मुसलमान जहां पर जबरदस्त जुल्म सितम हो रहा है वहां मुसलमानों पर, उस पर तो चुप्पी, लेकिन हिंदुस्तान में जहां पर, जो कि एक सेकुलर मुल्क है और यहां पर हर कोई आराम से रह रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी चिंता है, बड़ा खैरख्वाह बन जाता है पाकिस्तान। और ऐसा मुल्क सलाह दे रहा है सेकुलरिज्म पर जो खुद एक कट्टर इस्लामिक मुल्क है, जहां पर रोज धर्मांतरण की खबरें आती हैं। बिल्कुल ठीक बोला समीर। देखो, उइगर मुसलमानों को जिस प्रकार से सिंगजांग प्रोविंस में चीन ने कंसंट्रेशन और डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है, ये एक प्रकार चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए। भारत इसको उठा रहा है और यूएन के अंदर अभी बाकी देश आ रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान है वो तो चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि उसको कोई फिक्र नहीं मुसलमानों की, उसे अपनी फिक्र है। अगर फिक्र होती तो देखो आज की तारीख में माइनॉरिटी कम्युनिटीज का पाकिस्तान में क्या हाल है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में तो 22% थे माइनॉरिटी कम्युनिटी, आज वो घट के 2 से 3% रह गए। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी गए कहां पर? उनको कन्वर्ट कर दिया गया फोर्सिबली। तो ये तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे हमको बता रहा है। हमारा तो एक ऐसी देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर सभी धर्म बराबर हैं और एक डेमोक्रेसी से चलते हैं, मगर पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद का गढ़ है, जो कि टेररिस्ट का हब सेंटर है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भारत में भेजता है, तालिबान और हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में भेजता है, और जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप ईरान के अंदर भेजता है। तो यह पाकिस्तान का असली चेहरा है। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है, एक दिन आग उसको खा जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया है और पाकिस्तान खुद अभी विक्टिम बन जाएगा आने वाले टाइम में कि जब बिल्कुल सही बात आपने कही, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और एक और अहम तस्वीर इस वक्त हम TV9 भारतवर्ष पर दिखाना चाहेंगे, जो है अमेरिका से, जहां न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमकर मना राम मंदिर का जश्न। टाइम्स स्क्वायर पर घंटों राम धुन गूंजती रही। दुनिया के सबसे बड़े बिलबोर्ड पर भगवान राम की इमेज लगाई गई। राम धुन से जगमगा उठा टाइम्स स्क्वायर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम। 7,500 स्क्वायर फीट की टाइम्स स्क्वायर की जो बड़ी सी स्क्रीन है, उस पर कैसे राम मंदिर के मॉडल को दर्शाया गया, भगवान राम की तस्वीर उकेरी गई। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। तो ये अहम तस्वीरें आपने देखी, और एक और बड़ी खबर आपको दे दें। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि पैंगोंग इलाके से भारतीय सेना 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। भारत ने चीन की शर्त को ठुकराते हुए कहा है कि पहले चीन अपनी सेना को पैंगोंग इलाके से हटाए। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल की अगुवाई में बैठक के बाद चीन से यह साफ साफ कह दिया गया है कि उसे हर हाल में एलएसी और पैंगोंग त्सो इलाके में अप्रैल वाली स्थिति बहाल करनी होगी। आपको बता दें कि चीन ने शर्त रखी थी कि पैंगोंग से पहले भारत अपनी सेना पीछे हटाए। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, देखा जाए तो इस शर्त का कोई मतलब ही नहीं था। फिंगर 4 तक तो हमारी सेना रहती थी और रहेगी। फिंगर 4 to 8 का इलाका जहां म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती थी, उसकी बात है। फिर भारतीय सेना के पीछे हटने की शर्त का मतलब ही क्या है चीन का?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत और उसके बाद फिर दिल्ली में एनएसए के नेतृत्व में चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक, इन दोनों में इस बात को साफ तौर पर चीन को कहा गया है कि किसी भी कीमत पर चीन को अप्रैल 2020 वाली पोजीशन पे जाना होगा। हाँ। चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, हॉट स्प्रिंग का मामला हो या पेंगोंग त्सो का मामला हो। हाँ, यह बात जरूर है कि कमांडर लेवल की बातचीत में पहली बार पेंगोंग त्सो को लेकर बातचीत हुई, हालांकि अभी कोई नतीजा नहीं निकला है और भारतीय पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि अगर ये बातचीत अब लंबी चलेगी, कई राउंड की और बातचीत होगी जिसको लेकर दोनों पक्षों में सहमति हुई है, लेकिन जितना भी समय लगे भारतीय पक्ष सीमा पर मजबूती के साथ खड़ा है और चीन को अपनी पोजीशन से पीछे हटना होगा, उस जगह जाना होगा जहां वो अप्रैल 2020 में रहते थे, फिर चाहे वो फिंगर 8 हो या फिर पेंगोंग त्सो का वो इलाका जहां उसने अभी अतिक्रमण कर रखा है, उस नॉर्थ इलाके से पीछे जाकर उसे उस जगह जाना होगा जहां तक वो अप्रैल में रहते थे, यानी 1/3 हिस्सा जो पेंगोंग त्सो का हमारा है वो हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, एम्बेसडर अनिल भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल त्रिगुनायत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है पेंच कहां फंसा हुआ है? चाइना चाहता क्या है कि इतने दौर की बातचीत के बावजूद भी अभी तक मसले का हल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चीन जो ये बात अभी चीन ने की है, मेरा मानना ये है ये बात अभी होगी थोड़े दिन बाद, लेकिन चीन इस चीज को छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा और उसके लिए अब इस बार उसको ये लग गया है पिछली बार डोकलम के बाद से कि अब भारत भी नहीं छोड़ने वाला है। और खाली बातों के जरिए नहीं होगा, तो अगर बातों से सुलझेगा तो ठीक है, नहीं तो दोनों साइड इसी तरह से कंसल्टेशन करती रहेगी। हमें हमेशा के लिए तैयारी करनी है और जैसा पहले हमेशा सबने कहा है, जो भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, कि इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज जो है वो चाइना है। हाँ। तो और चाहे वो फिंगर की बात करे या लेक की बात करे या गलवान वैली पे बात करे, आप ये सोच लें कि इवेंचुअली जो है ये सारा हिस्सा तो हिंदुस्तान का ही था, अभी जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनिल आजाद साहब, लास्ट कमेंट में आपसे ही चाहूंगा क्योंकि आप बीजिंग में ही बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। अनिल आजाद साहब, क्या टाइम बाइंग की कोशिश हो रही है? क्या चीन भी जानता है कि पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन जितना वक्त निकाला जा सके वो निकाला जा रहा है? जी देखिए समीर, कुछ समय के बाद वहाँ ठंड का मौसम आ जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, और तापमान बहुत शून्य से नीचे चला जाता है, बर्फबारी हो जाती है, तो उसके बाद बहुत सारे इलाके अपने आप ढक जाते हैं और वैसे में दोनों देशों की सेनाएं जो है अमूमन पीछे हट जाती है, तो वो इलाका एक तरह से बफर जोन बन जाता है या खाली हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पर देखने में आ रही है कि चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है जिसमें कह रहे हैं कि सीमा विवाद को भारत और चीन जो है उसको विवाद में ना बदलें, जो सीमा मुद्दा है हम उसको सही ढंग से सुलझाएं। और एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उसके बयान का हवाला देते हुए चीन की ओर से कहा जा रहा है कि हम मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझाना चाहता अगर चीन, तो कब का ये मामला सुलझ चुका होता, क्योंकि हमारी सरकार बार बार ये कह चुकी है कि बातचीत के रास्ते हम भी इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन ये तय करेगा कि हल निकले या ना निकले, ये तय करेगा चीन के रुख पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आजाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर अनिल हमारे साथ मौजूद थे, अश्विनी श्रीवास्तव आपका भी, फकर यूसुफजई साहब आपका और मनीष झा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे संवाददाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।